जय साथियों, देखिए आपका पिछले क्लास में हमने एनसीईआरटी का सार संग्रह स्टार्ट किए थे, जो आपका महेश बनवाल जी का ये बुक है और ये आपका वन लाइनर है क्लास 6 से लेकर 12 तक का। और ये इस तरह बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसमें हमने पहले आपका स्टार्ट किए थे मॉडर्न हिस्ट्री से, और हमने मॉडर्न हिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर देखे थे आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये आपको पिछले क्लास में करवा चुके हैं। तो आज हम जो आपका स्टार्ट करेंगे, इससे आपका आगे अगला चैप्टर शुरू करेंगे, और ये चैप्टर का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। और आपको बता दें, ये जो बुक है ये आपका आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके आपका बीपीएससी तैयारी 4 के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपका बिहार दुर्गा जैसे आपका आने वाला है इसके लिए भी आपका महत्वपूर्ण है। यानी कहा जाए तो ये बुक आपका सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा, और आपको इसी तरह से इस बुक के सभी सब्जेक्ट को आपको हम हल करवा देंगे। पहले आपको हम हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। हिस्ट्री जैसा आपका समाप्त होगा उसके बाद आपको हम पॉलिटी करवाएंगे, और उसी तरह से आपका ज्योग्राफी, साइंस, ये सभी विषय को आपको हम करवाएंगे। तो इसका प्लेलिस्ट भी आपको बना देंगे, वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट आपका है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। ये था आपका मुर्शिद कुली खां। और ध्यान रखना आपको, मुर्शिद कुली खां का कार्यकाल है 17 से 27 तक। और ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न आपका ऐसे भी बनता है कि मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन नियुक्त था। ये था आपका मुर्शिद कुली खां। और ध्यान रखना आपका है कि मुर्शिद कुली खां के बाद आपका बंगाल का जितना भी गवर्नर बना वो सभी आपका अंग्रेज के कठपुतला ही रहा। ठीक है, यानी अंग्रेज का कठपुतला ही रहा है मुर्शिद कुली खां के बाद जितने भी आपका बंगाल का गवर्नर बना है वो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की है। ये आपका राजधानी ढाका से स्थानांतरित किया था मुर्शिदाबाद। नाम से भी क्लियर है, मुर्शिद कुली खां कि अपने नाम पर ही इसका नाम है। ढाका से कहाँ स्थापित किया था, ये क्या था आपका मुर्शिद कुली खां। आपका ऐसा भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित किया था। ये क्या था आपका मुर्शिद कुली खां। तो ऐसे भी आपको प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट आपका है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। ये क्या था आपका अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने कहा था कि आप यूरोपियों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, और यदि इससे आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो आपको ये आपके काम में कोई दखल नहीं देगा। कहने का अर्थ यही था, इसलिए कहा था, इसलिए इसने यानी यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से किया था। कौन किया था? अलीवर्दी खां ने किया था। ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट आपका है कि 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई। यह हुआ था आपका सिराजुद्दौला के समय। ठीक है, सिराजुद्दौला के समय, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई। यह हुआ था आपका रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुई थी। कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 को। और ये जो प्रश्न है ये आपका 69वें बीपीएससी में पूछा गया था। ये प्रश्न आपका है 69वें बीपीएससी में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं आपका इस बुक का क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला पॉइंट आपका है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजित कर पहली बार ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। यहाँ से भी प्रश्न आपके बीपीएससी में आया हुआ है। प्रश्न आपका ऐसा पूछा था कि भारत में ब्रिटिश ने अपना पहला विजय कब प्राप्त किया था। ये क्या था आपका? यानी प्लासी के युद्ध के बाद, और प्लासी के युद्ध के बाद ही ब्रिटिश ने भारत पर अपना कब्जा स्थापित करना शुरू कर दिया था। और उसी समय से उसने यानी राजाओं के बीच हस्तक्षेप करके वो अपना राज्य करना स्टार्ट कर दिया था प्लासी युद्ध के बाद ही। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो अंग्रेज जो है वो भारत में अपना पाव कब जमाया था, तो प्लासी युद्ध के बाद जमाया था। ठीक है, और आपका कहा जाए कि पूर्ण रूप से नियंत्रण कब किया था, तो बक्सर युद्ध जो 1764 में हुआ था उसके बाद वह पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया था किसने? अंग्रेज ने। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, इसलिए आपका ये पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका पॉइंट है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया। ये क्या था आपका? मीर जाफर। देखिए, जब आपका प्लासी के युद्ध हुआ था उस समय आपका बंगाल के जो सेनापति थे वो थे आपका कौन? तो मीर जाफर थे। और मीर जाफर लॉर्ड क्लाइव से वो पहले ही मिल चुके थे, और युद्ध में जाने के बाद वो क्या किया, तो ऐसे ही युद्ध हार गया था। ठीक है, जानबूझ करके। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि विश्वासघात किया था। तो ये क्या था आपका? मीर जाफर। फिर आपका अगला पॉइंट है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। ये था आपका आलमगीर द्वितीय। ध्यान रखना है, प्लासी के युद्ध इनका हुआ था 1757 हुआ था, तो उस समय आपका मुगल बादशाह कौन था? ये था आपका आलमगीर द्वितीय।
अगला पॉइंट आपका है कि प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो ये बना आपका मीर जाफर। मीर जाफर कौन है? देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, वही मीर जाफर है जो आपका प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के सेनापति थे। कौन? मीर जाफर। और मीर जाफर ने क्या किया? तो युद्ध में, प्लासी के युद्ध में क्या किया? वो लॉर्ड क्लाइव का साथ दिया। इसी कारण से लॉर्ड क्लाइव ने यानी अंग्रेज ने प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो ये बात पहले ही हो चुका था कि आप युद्ध में ना जानबूझकर हार जाना, आपको ही अगला नवाब बनाएंगे। ठीक है, तो इसी कारण से आपका जो अगला नवाब बना है, कौन बना है? मीर जाफर बना है। लेकिन उसको ये पता नहीं था मीर जाफर को कि अंग्रेज मेरे साथ भी धोखा करेगा। आगे मीर जाफर के साथ भी अंग्रेज ने धोखा किया। ठीक है, तो उसको लोभ दिया था पहले, और यही कारण है, यही इसी तरीका से अंग्रेज जो है वो अपना भारत में स्थान बना लिया था। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे वो राजाओं के बीच में लड़ाई लगाते चला गया और उसका वो फायदा उठाते चला गया। ठीक है, तो मीर जाफर को पहले लोभ दिया कि आप प्लासी युद्ध में जानबूझकर हार जाओ। ठीक है, सेनापति आप ही हो, आप हार जाओ, आपको हम क्या करेंगे? तो आपको नवाब बना देंगे बंगाल का। तो आगे नवाब तो बनाया, लेकिन ये भी कठपुतला ही रह गया, किसका? अंग्रेज के हाथों का। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट है कि बंगाल से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? अभी आपको बताए थे, ये आपका प्लासी के युद्ध से। हाँ, ये प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया है। अब कौन सी बीपीएससी में आया है मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन ये 100% कहेंगे आपको कि बीपीएससी में प्रश्न आया है, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि हम क्वेश्चन बैंक बहुत बनाते हैं। ठीक है, कितना बार आपको बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आपको सोल्व करवा चुके हैं। ठीक है, आपको भी कहते हैं कि बीपीएससी का जो पीआईक्यू क्वेश्चन है उसे आप बनाइए। ठीक है, इसलिए कहते हैं क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आपका रिपीट करता है आपके एग्जाम में। खासकर आपका जो बीपीएससी टीचर का जब एग्जाम हो रहा है ना, आपका वहीं से क्वेश्चन आपका रिपीट करता है। और आपको बता दें कि इस बुक को तो आपको हम सोल्यूशन करवा ही रहे, हल करवा ही रहे, साथ में आपको फिर से बीपीएससी का जो आपका क्वेश्चन बैंक है, किसी भी चीज का घटना चक्र में आपको करवाएंगे। बीपीएससी का जो पीआईक्यू है घटना चक्र, उससे आपको फिर से हम पूरे सोल्व करवाएंगे, आपका सब्जेक्ट वाइज इसको भी। ठीक है, तो आपको 2 क्लास आपको डेली होगा। पहला कौन? पहला ये आपका होगा जो आपका एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है, ये क्लास आपको डेली होगा। ठीक है, और उसके अलावा क्या होगा? तो बीपीएससी का जो आपका क्वेश्चन बैंक है घटना चक्र, ठीक है, इसका भी आपको डेली एक क्लास होगा। ठीक है, तो घटना चक्र का भी आपका डेली एक क्लास होगा। तो आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, और आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे आपका अगला पॉइंट देखते हैं कि वर्ष 1760 में अंग्रेज ने मीर जाफर को हटाकर इससे बंगाल का नवाब बनाया। तो मीर कासिम को बनाया। देखिए, मीर जाफर तेज हो रहा था कि चलो हमको क्या क्या नवाब बना दिया, लेकिन अंग्रेज भी उससे तेज थे। अंग्रेज क्या किया? फिर आप क्या किया? मीर जाफर को हटा दिया, इसको बना दिया मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। तो मीर जाफर न घर का रहा न घाट का रहा, इसीलिए कहते सोच समझ के आप कदम उठाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका कुछ महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर फैक्ट दिया है, इसे भी देख लीजिए। ठीक है, ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था, ध्यान रखिएगा, 20 जून 1756 को। डेट ध्यान रखना है, 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुआ था। अलीनगर की संधि कब हुई थी? ये आपका हुआ था 9 फरवरी 1757 को। ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम आपका यहाँ से प्रश्न आया है। मुझे याद रहा आपका कि बिहार दरोगा के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आपको पूछा गया है। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सॉरी, ये आपका हुआ था 23 जून 1757 को। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को, यानी बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था आपका इलाहाबाद का संधि। ठीक है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 को हुआ था। बनारस की संधि कब हुआ था? तो 1773 को हुआ था। ये आपका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला पॉइंट क्या है? आपका अगला पॉइंट आपका है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को समृद्ध सेना को पराजित किया। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि बक्सर के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। यह कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और आपको बता दें कि बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेज आपका भारत पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ये स्टार्ट कहाँ से किया था? तो ये क्या था आपका प्लासी के युद्ध से, जो आपका 1757 हुआ था। तो प्लासी के युद्ध से शुरुआत किया था, लेकिन 1764 में आकर के बक्सर के युद्ध के बाद ये पूर्णतः आपका भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, आगे देखते आपका अगला पॉइंट है कि बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना को सेनापति कौन था? ये था आपका हेक्टर मुनरो। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, बक्सर के युद्ध जो आपका 1764 हुआ था उसमें ब्रिटिश सेना कौन थे? तो हेक्टर मुनरो थे। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद जो आपका इलाहाबाद का संधि हुआ था, उस संधि करने के लिए आपको क्लाइव को बुलाया गया था। ठीक है, क्लाइव आपका संधि किया था, तो संधि करने के लिए क्लाइव को बुलाया गया था, लेकिन सेनापति आपका उसमें कौन थे? तो हेक्टर मुनरो ही थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे इसमें यहाँ पर गलती कर देता है। अगला पॉइंट आपका है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये था आपका मीर कासिम। मीर कासिम
बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो ये था आपका मीर कासिम। आगे बढ़ते आपका अगला पॉइंट है कि बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लैब के मध्य हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो इलाहाबाद का प्रथम संधि हुआ था ये किसके बीच हुआ था? यह आपका हुआ था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लैब के बीच हुआ था। आपको बताए थे कि बक्सर के युद्ध आपका भली किसके समय हुआ था? हेक्टर मुंडो के समय हुआ था। हेक्टर मुंडो उसमें सेनापति थे, लेकिन संधि की किसने किया है? तो संधि किया था आपका क्लैब, ठीक है, संधि क्लैब किया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इलाहाबाद का द्वितीय संधि जो हुआ था ये भी आपका क्लैब और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ था। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इलाहाबाद का प्रथम संधि और इलाहाबाद का द्वितीय संधि, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं आपका, अगला पॉइंट आपका है कि किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुए? यह हुआ था आपका इलाहाबाद की संधि के तहत। अगला पॉइंट है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया, ठीक है। अगला पॉइंट है इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये किताब का रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा आपका बंगाल में द्वैत शासन का शुरुआत किया गया था। लेकिन आपसे पूछेगा कि बंगाल से द्वैत शासन किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बंगाल से आपसे पूछे कि किसने वहां पर द्वैत शासन को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, जबकि लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसको आप ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपका है कि शुजाउद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेज ने जवारग्रस्त फुलटा द्वीप पर शरण ली? यह हुआ आपका जगह गवर्नर ड्रैक। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला कुछ महत्वपूर्ण आपका पॉइंट यहाँ पर है। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो मुर्शिद कुली खां थे, ठीक है। कब किया था? तो 1717 से 17 के बीच इसका कार्यकाल था, ठीक है। हैदराबाद का स्थापना किसने किया था? तो निजाम उल मुल्क ने किया था, निजाम उल मुल्क ने किया था, और इसी के नाम है चिनकिलिच खां, ठीक है। फिर आपका भरतपुर, इसका स्थापना किया था वदन सिंह। फिर कर्नाटक, इसका स्थापना किया था सादत उल्ला खां। अवध का स्थापना किसने किया था? सादत खां। अवध का आपके एग्जाम में ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो अवध का आप जरूर ध्यान रखिएगा। सादत खां ने अवध का स्थापना किया था। फिर आपका अगला पॉइंट है जयपुर का स्थापना किसने किया था? तो सवाई राजा जयसिंह ने किया था। पठान किसने किया था? मोहम्मद खां बंगस। मैसूर का स्थापना किया था? हैदर अली किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका अगला पॉइंट क्या है। अब आपका अगला टॉपिक जो है ये देख लीजिए क्या है। ये आपका है क्षत्रिय राज पंजाब और मैसूर, क्षत्रिय राज पंजाब और मैसूर। चलिए हम इसे भी देखते हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट आपका है कि सिख साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है सिख साम्राज्य का संस्थापक। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? यह आपका शुकर चकिया से, ठीक है, शुकर चकिया से संबंधित है। महाराजा रंजीत सिंह राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये थी आपका लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से किया था, ठीक है, शाह शुजा से किया था। इसे आप ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपका है कि 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य हुआ था? ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि अमृतसर की संधि किसके बीच हुआ था? तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य हुआ था। कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है कि महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी तब मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, ठीक है। ये कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? ये था आपका लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मतलब क्या है? अंग्रेज और सिख के बीच, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यानी अंग्रेज और सिख के बीच युद्ध किसके समय हुआ था? आपका हुआ था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय। अगला पॉइंट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो लाहौर की संधि से समाप्त हुआ था। ये संधि कब हुआ था? तो 1846 में यह संधि हुआ था। अगला पॉइंट आपका है कि महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? तो खड़ग सिंह बना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला पॉइंट है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह थे, ठीक है, दलीप सिंह थे। चलिए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट। यहाँ पर आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण संधि है। पुरंदर की संधि, ये आपका बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। पुरंदर की संधि कब हुआ है? तो 1765 में हुआ है, ध्यान रखना है। वडगांव की संधि कब हुआ? 1779 में हुआ है। सलाबाई की संधि, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सलाबाई की संधि ये आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो सलाबाई की संधि आपका हुआ था 1782 में। देवगांव की संधि 1803 में। सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। पूना की संधि 1817 में।
लाहौर की संधि 1846 में, अमृतसर की संधि 1809 में। इसमें आपको कहेंगे तो दो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपका क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक आपका है पुरंदर की संधि, दूसरा आपका है सलाबाई की संधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि द्वितीय अंगल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? यह आपका होता है लॉर्ड डलहौजी के समय। द्वितीय अंगल सिख युद्ध किसके समय हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। अगला पॉइंट है कि 13 जनवरी 1849 को हुए चिलविया वाला युद्ध में अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड गफ ने किया था। अगला पॉइंट आपका है कि वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? ये था आपका लॉर्ड डलहौजी। अगला पॉइंट है स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हैदर अली के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट आपका है कि रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए? ये किताब का भंगी मिसल से। अब कुछ आपका महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है, उसे हम देखते हैं, ठीक है। ये आपका चार्ट को देखना है। ये देखिए आपका यहाँ युद्ध दिया है, ठीक है, यहाँ आपका मैसूर के शासक दिया है, यहाँ आपका बंगाल का गवर्नर दिया है, यहाँ संधि दिया है, यहाँ विशेष, यानी कौन सा युद्ध है, यहाँ युद्ध दिया है आपका, और ये दिया आपका किस शासक समय हुआ है, और आपका इस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, ये दिया है, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे आपका प्रथम आंगल मैसूर युद्ध इसके समय हैदर अली के समय हुआ। बंगाल गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड ब्रेलिस्ट थे। और यह किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसमें विशेष क्या हुआ? तो हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ, ठीक है। पहला आपका आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह आपका 1780 से 84 के बीच हुआ। इसके समय हैदर अली के समय। और बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मंगलोर संधि के तहत यह समाप्त हुआ। ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ। इसके समय हैदर अली के समय हुआ, ठीक है। और उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। और ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ। ये संधि कब हुआ था? 1784 में हुआ था। इसमें विशेष ऐसा क्या हुआ? तो हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने नेतृत्व में यह युद्ध हुआ। तीसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह आपका 1790 से 92 हुआ। यह आपका टीपू सुल्तान के समय हुआ था। उसमें आपका बंगाल के गवर्नर कौन थे? ये था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और ये आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो आपका श्रीरंगपट्टनम संधि के साथ समाप्त हुआ, ठीक है। और ये प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत समाप्त हुआ। इसमें विशेष क्या था? तो टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी, ठीक है। चौथा क्या? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह आपका 1799 में हुआ। शासक कौन थे? टीपू सुल्तान थे। बंगाल के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड ब्लेजली थे। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो ये आपका मैसूर के संधि के तहत समाप्त हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया और मैसूर में पुनः वंडियार वंश की स्थापना हो गया, जिसमें अंग्रेज ने वंडियार वंश के शासक के साथ सहायक संधि की, ठीक है। ये आपका कुछ महत्वपूर्ण आपका पॉइंट था, इसे आपको ध्यान रखना है। और कैसे पढ़ा जाता है ये भी अब आपको समझ में आता होगा, ठीक है। सिर्फ रीडिंग ऐसे दे देंगे तो उससे आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपको बताया यहाँ पर कि जैसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो वारेन, ये मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसमें आपका बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है कि सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जमाका ने नेपोलियन से किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजा रंजीत सिंह का तुलना नेपोलियन से किसने किया था? इसका नाम ध्यान रखना है आपका विक्टर जकमा ने महाराजा रंजीत सिंह का तुलना नेपोलियन से किया था। अब आपका देखिए अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक आपका है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां, ठीक है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसमें का पहला पॉइंट आपका है कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? आपको पहले बता चुके हैं। तो आपसे पूछे वास्तविक कब हुआ? तो आपका बक्सर के युद्ध के बाद हुआ। और आपको पता है कि बक्सर के युद्ध के बाद ही आपका इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था। जबकि आपका जो बक्सर का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1764 हुआ था। तो आपको पहले बता चुके हैं कि वास्तविक नियंत्रण कहे आपको तो कब होगा? तो यह आपका होगा बक्सर के युद्ध या इलाहाबाद की संधि कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पहले बता चुके हैं। अगला पॉइंट आपका है कि बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। ये पहले आपको बता चुके हैं। आप पहले भी बता चुके हैं कि आपका बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया है? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया है। ये भी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे मानते हैं? तो वारेन हेस्टिंग को मानते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है कि वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। देखिए उसको कैसे आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है ध्यान रखिए। आपको ये तो पहले याद रखना है कि
कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके तहत हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। किसके समय हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। ठीक है, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये था आपका एलिजा एम्पे थे। यहाँ से आपका 4-5 प्रश्न बनेगा, तो सीधे आपको रीडिंग नहीं देना है, वहां से प्रश्न कैसे बनेगा इस पर भी आपको विचार करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपका है कि भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता किससे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईएएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? ये हुआ था सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ध्यान रखना है, भारत का प्रथम आईएएस अधिकारी कौन है? यह आपका है सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला देखिए कुछ पॉइंट आपका याद रखते हैं। एचिसन आयोग स्थापना कब हुआ? 1886 में। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। लिस्टन आयोग या आपका 1912 में स्थापित हुआ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ली आयोग का स्थापना कब हुआ? 1923 में हुआ। किसके समय? तो लॉर्ड रीडिंग के समय। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के समय। और आपको बता दें कि जो आपका यूपीएससी का स्थापना जो भारत में हुआ है वो आपका ली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही हुआ है। ठीक है, ली आयोग की सिफारिश के आधार पर ही आपका भारत में यूपीएससी का स्थापना हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग, इसी को बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यानी संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। अभी इस पर हम चर्चा किए थे। अगला पॉइंट आपका है कि भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ये किताब का लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू किया गया था। तो आप लोग एक चीज बताना आपको कि आपका जो है अस्थायी बंदोबस्त ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस कब ये स्टार्ट किया था, कि कब लागू किया था, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कितने इसमें शुरू किया था और किन क्षेत्र में लागू किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला पॉइंट आपका है कि भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ये किताब का लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली शुरू किया था। अगला पॉइंट है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? ये था आपका हैदराबाद के निजाम। ठीक है, 1798 में यह स्वीकार किया था। अगला पॉइंट आपका है व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा लागू किया गया था? ये किताब का लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति स्टार्ट किया था। इसके तहत एक ऐसा नीति था कि जिसका कोई उत्तराधिकार नहीं है तो उसका राज हड़प लिए जाते थे अंग्रेज के द्वारा। ठीक है, और गोद लेने वाले को राजा नहीं बना सकते थे, ऐसा भी रूल बनाया था। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? यह आपका जॉन लॉरेंस से संबंधित है। चलिए देखते हैं, इधर कुछ पॉइंट आपका है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ आपका है कि राज हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेज के सहयोग से होगा, जिस राज्य में उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। आपको पहले बता चुके हैं कि हड़प नीति में ऐसा बनाया था डलहौजी ने जिसमें आपको गोद लेने का अधिकार नहीं था, यानी किसी राजा का यदि बेटा नहीं है तो उसका उत्तराधिकार कोई गोद लेने वाला व्यक्ति नहीं बन सकता है। ठीक है, ऐसे राज्य अंग्रेज में मिला लिया जाता था, इसी को बोलते थे हड़प नीति। ये किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। अगला पॉइंट आपका है कि किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिक्रमण किया? ये किताब का ऑक्ट्रम रिपोर्ट के अनुसार। और आपको बता दें कि जो आपका अवध को कब्जा किया था डलहौजी ने, वो आपका कुशासन के आरोप पर ये उसको मिला था, कुशासन के आरोप पर, यानी यहाँ पर शासन सही से नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके आधार पर डलहौजी ने अवध को अधिकरण कर लिया था, अवध को मिला लिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं आपका व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अधिकरण किए गए राज्य। सतारा कब मिलाया? 1748 में। जैतपुर कब मिला? सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, 1848 में। ठीक है, सतारा कब मिलाया? 1848 में मिलाया। जैतपुर कब मिलाया? 1849 में। संभलपुर को 1849 में। बाघाट को 1850 में। उदयपुर को 1852 में। झांसी को 1853 में। नागपुर को 1854 में। अवध को 1856 में। तो ये क्रम आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, कि डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत राज्यों को जो मिलाया है उसका क्रम क्या है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। ठीक है, ये क्रम आपको ध्यान रखिए ऐसे। अगला पॉइंट आपका देखिए, अगला पॉइंट आपका है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। और आपको पता होगा लॉर्ड कैनिंग के समय ही आपका जो आपका 1857 की क्रांति हुआ था, उसके समय आपका 1858 में ये आपका जो भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था उसे समाप्त करके अब सीधे क्राउन के हाथों में ये दे दिया गया। आपको याद होगा यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे अच्छे से तो। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है
कि वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? ये किताब का लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है। आईपीसी धारा जिसको बोलते हैं, अब इसे समाप्त कर दिया, एबियंस कर दिया, ठीक है। तो यानी 1861 का ही अधिनियम था जो अभी तक चलते आ रहा था, आईपीसी धारा, ठीक है। तो उसे हाल ही में समाप्त कर दिया है, ठीक है। ये किसके समय था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है कि राजा उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। अगला पॉइंट आपका है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो एस्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। यह भारत में आपका प्रथम अकाल आयोग थी। अगला पॉइंट आपका है कि भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला पॉइंट आपका है, ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी में कितना बार आ चुका है, ठीक है। ये प्रश्न आपका बीपीएससी में बहुत बड़ा है। अगला पॉइंट है कि इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया। कुछ आपका महत्वपूर्ण यहाँ पॉइंट है, देखते हैं। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। नेपाल पर अधिकार कब हुआ? 1816 में। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। चीन पर अधिकार कब हुआ? 1843 में। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड एलनबरो थे। भूटान पर अधिकार कब हुआ? 1865 में। वहाँ वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लॉरेंस थे। बर्मा यानी म्यांमार पर अधिकार कब हुआ? 1885 में, और उसमें गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और आपको याद होगा कि 1885 में कांग्रेस का भी स्थापना हुआ था, उस समय भी आपका गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे, याद होगा आपको, ठीक है। आपको देखते हैं, कुछ यहाँ नीचे का पॉइंट दिया है कि 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ, उसमें डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। आपका अगला पॉइंट है, टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ठीक है। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, चलिए देखते हैं, इस टॉपिक में देख लेते हैं, ठीक है। आपका पहला पॉइंट आपका है, एक मिनट, पहला पॉइंट आपका है धन निष्कासन के सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? ये किताब का दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार बताया कि जो ब्रिटिश है वो आपका क्या करते हैं? भारत से धन का निष्कासन करते हैं, यानी वो ब्रिटेन वहां से धन को ले जाते हैं, जिसके प्रतिफल में हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। यानी ऐसा निर्यात हम करते हैं जिस निर्यात का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो धन का निष्कासन का सिद्धांत, धन के निष्कासन का सिद्धांत आपका कौन दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किस बुक में दिया था? तो द पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यहाँ आपको मिल जाएगा। बुक का नाम देखिए, यहाँ पर है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में ही वह धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अगला पॉइंट आपका है कि वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? ये था आपका दादा भाई नौरोजी। ये तो आपको बता चुके हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है। अगला पॉइंट आपका है कि यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ये दिया था आपका कार्ल मार्क्स ने। अगला पॉइंट है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? ये आपका रजनी पाम दत्त। इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पाम दत्त। अगला पॉइंट आपका वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा किया था? तो जे.एन. टाटा ने किया था। टिस्को की स्थापना जे.एन. टाटा 1907 में ही किया था। अगला पॉइंट आपका है कि कुटीर उद्योग का विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट है वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड विनिंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो काउसजी डावर के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट आपका वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में किया गया था। अगला पॉइंट है भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? तो 1833 में हुआ था। अगला पॉइंट आपका है कि प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिकर ने 1765 से 72 के काल को डाकू राज कहा। यह भी ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस इतिहासकार के अनुसार 1765 से 1772 का कार्यकाल डाकू राज था? तो ध्यान रखना के.एम. पनिकर के अनुसार। अगला पॉइंट है कि 1813 के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन सा था? ये था आपका कपड़ा उद्योग। यहाँ देखते कुछ महत्वपूर्ण आपका जो कृषि पद्धति था उससे संबंधित आपका कुछ महत्वपूर्ण यहाँ आपका 3 कठिया प्रथा, आपको पता होगा 3 कठिया प्रणाली, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में पढ़ते हैं, जो आपका 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। तो यही आपका 3 कठिया प्रणाली के बारे में यहाँ दिया गया है। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपने भूमि के 3/20, इसका अर्थ ये हुआ कि 3/20 का अर्थ ये हुआ कि 20 कट्ठा जमीन यदि है, 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर आपका नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। आपको नील की खेती करना अनिवार्य था, इसीलिए इसको 3 कठिया प्रणाली
कहा जाने लगा, ठीक है। और इसी के विरुद्ध राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिलकर के आपका चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना 1917 में जो आपका चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया था, वो किया था किसके विरुद्ध? तो 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध ही किया था। 3 कठिया प्रणाली क्यों कहते हैं? क्योंकि 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया था 3 कठिया प्रणाली। अगला आपका है ददनी प्रथा, ठीक है। ददनी प्रथा क्या है? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादों, कारीगरों, शिल्पकारों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम या पेशगी के रूप में धन देते थे। ददनी प्रथा। चलिए देखते हैं आपका अगला पॉइंट क्या है आपका। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पे एक चार्ट है, ठीक है, उसको आपको समझना होगा। इस चार्ट में क्या दिया, बहुत ही अच्छा से आपको समझाया गया है। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, आपको पता होगा 3 व्यवस्था था, जैसे आपका अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालेवाड़ी व्यवस्था। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई भी आपको एग्जाम हो, ठीक है। एक एक को देखेंगे हम अच्छे से। पहला हम देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त, या इसी को बोलते हैं जमींदारी बंदोबस्त, ठीक है। ये किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। कब हुआ था? तो 1793 में हुआ था, ठीक है। तो यानी अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? तो 1793 में किया था। और किन क्षेत्र पर लागू किया था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक, इन क्षेत्रों पर यह लागू किया था अस्थायी बंदोबस्त। और ये संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर कितने परसेंट में था? तो 19% क्षेत्र पर। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र है उसके 19% भाग पर आपका अस्थायी बंदोबस्त लागू था, ठीक है। पहले इसी को देख लेते हैं। इसमें क्या था? तो भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को, यानी भूमि अधिग्रहण का जो जिम्मा दिया था उसे दिया था, तो जमींदार को दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदार जमींदार को था। यानी देखिए, जब आपका नाम ही क्या है, अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, इसमें जो टैक्स वसूलते थे ना, वो कौन वसूलते थे? ये वसूलते थे आपका जमींदार, ठीक है, ठीक है। तो जमींदार से ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कौन? अंग्रेज, ठीक है। तो अस्थायी बंदोबस्त देख लिए। अब आपका है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सेकेंड है। ये आपका शुरू किया था कौन? तो थॉमस मुंडो ने 1820 में। यह बम्बई, मद्रास और असम के क्षेत्र में लागू हुआ, ठीक है। यह समस्त ब्रिटिश के 51% भूभाग पर लागू था, यानी सबसे अधिक ब्रिटिश भूभाग पर, जो भारतीय ब्रिटिश भूभाग है, उस पर आपका कौन सा बंदोबस्त लागू था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, 51% भूभाग पर। इसमें भूमि का मालिक कौन था? तो किसान था, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने का जिम्मेदारी किसान को दिया गया था, ठीक है। तो किसान और जमींदार में अंतर है। जमींदार जो जमीन है उसके मालिक होता है, किसान वो होता है जो उस पर खेती करता है, ठीक है। दोनों में अंतर है। अगला आपका है क्या? तो मालवाड़ी व्यवस्था है, इसे भी देख लेते हैं। मालवाड़ी व्यवस्था, इसका शुरुआत करता है हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में। किस क्षेत्र में लागू किया था? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रांत और पंजाब में, ठीक है। सॉरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया था। और ये समस्त ब्रिटिश भूभाग के 30% भाग पर लागू था। इसमें जो भूमि पर अधिकार जो है वो आपका गांव का अधिकार था, और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने का जिम्मेदार जो है वो गांव के मुखिया को दिया गया था, ठीक है। तो ये तीनों आपका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और मालवाड़ी व्यवस्था। चलिए नीचे देखते हैं क्या है। अब इसका प्रभाव दिया है, तो तीनों का प्रभाव सेम होगा। पारंपरिक अर्थव्यवस्था पर का विघटन, जो भारत का अर्थव्यवस्था था उसका क्या हुआ? विघटन हो गया। कृषकों के दरिद्रता आ गया, कृषक क्या हो गया? गरीब हो गए, ठीक है। कृषकों में ठहराव और अवनति आया, कृषकों में क्या? ठहराव की स्थिति आ गया। पुराने जमींदार का उन्मूलन तथा नए जमींदार का उदय हुआ। कृषि का वाणिज्यकरण हुआ। कृषि का वाणिज्यकरण का अर्थ ये होता है, जो देखिए पहले क्या होता था कि धान की खेती होता था, पहले गेहूं की खेती होता था, जो आम जनता उसको खाते थे, ठीक है। भारत की जो जनता थे उसका जो मुख्य फसल था क्या था? धान था, गेहूं था, ठीक है। लेकिन अब क्या अंग्रेज धान गेहूं की खेती ना करके उस पर क्या कहते हैं, वहां पर नील की खेती करवाते थे, ठीक है। अब देखिए नील की खेती करवाएगा तो क्या है, तो नील की खेती क्या है, तो इसको बेच कर क्या करते हैं? पैसा होगा, इससे क्या जो कपड़ा का डाई करने में सहायता होता है नील की खेती। तो ये कृषि का वाणिज्यकरण हो गया, ठीक है। यानी जो खाने पीने के जो हम उगाते थे उसके जगह हम उसको उगा रहे हैं, जिससे हम क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है, बेनिफिट प्राप्त होता है, जिससे हम खा तो नहीं सकते हैं लेकिन उससे क्या होता है? बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यापार का काम होने लगा, लेकिन वहां से जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न का काम आपका कम हो गया, इसलिए कहते हैं कृषि का वाणिज्यकरण। अगला पॉइंट आपका है कि वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सार्वजनिक ब्रिटिश क्षेत्र पर लागू की गई? तो ये था आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। अभी हम देखे थे 51% भाग पर आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था, याद रख लीजिए। ये जो आपका है 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था, ठीक है। तो यही से आपका प्रश्न ये है। अगला पॉइंट आपका है कि अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये था आपका भू राजस्व के निर्धारण से। अगला पॉइंट आपका है कि लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। और भारत में प्रथम रेल कहाँ शुरू हुआ था? तो बॉम्बे से थाने के बीच चलाया गया था, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। कब चलाया था? 1853 में। चलिए आपका कुछ यहाँ पर एक पॉइंट दिया है आपको नीचे में। यहाँ पर दिया है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा यानी फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व के वसूली के रूप में किया था।
ठीक है। अब देखिए आपका अगला जो टॉपिक है ये आपका है 1857 की क्रांति। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो आज आपको यहाँ तक रहने दीजिए, अगले क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे यहीं से आपका स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति से। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमें कि यह क्लास आपको कैसे लग रहा है। ठीक है, तो ये क्लास को हम जारी रखेंगे और सभी सब्जेक्ट को आपको इसी तरह से आपको पढ़ा देंगे जिससे आपको रिवाइज आसानी से हो सके। और आपको बता दें इसके साथ साथ आपको हम एक और आपका बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? ये आपका है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जो आपको बार बार बताते हैं। ठीक है, जो आपको घटना चक्र का बुक है इसी को आपको करवाएंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो बीपीएससी के जो आपका घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक है उससे भी हम सब्जेक्ट वाइज आपका स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको बता दें सबसे पहले आपको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस से। ठीक है, घटना चक्र का जो साइंस है उसमें आपका पहले में स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। ठीक है, तो इसी तरह से आपको हम पूरे सब्जेक्ट को आपका घटना चक्र को भी हल करवा देंगे और इस बुक को भी हल करवा देंगे। और उसके बाद आपको तीसरा काम ये करना है, जो आपको हम टेस्ट सीरीज करवाते हैं प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। बस 3 काम ही करना है। ये आपका जो ऑनलाइन बुक है एनसीईआरटी का उसे करवा देंगे, दूसरा आपका जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स है उससे आपका घटना चक्र बुक को सोल्व करवा देंगे, तीसरा काम क्या कीजिए आप टेस्ट सीरीज जो हम करवा रहे हैं इससे आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपको चौथा कार्य जीएस के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतना कर लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है। और इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए इसलिए हम पहली बार आपको क्लास करवा रहे हैं, नहीं तो हम सिर्फ टेस्ट से करवाते हैं। ठीक है, पहली बार हम आपको ये क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का और आपको घटना चक्र। ठीक है, आप लोग के लिए ही जिससे आपको सहूलियत मिले, पढ़ने में आपको आसानी हो और आप टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कॉल करना है तो कॉल करने के लिए आपको ये नंबर है। ठीक है, इस पर पूछ सकते हैं क्या आपका प्रोसेस है। ठीक है, आप पहले व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यदि आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं मिलता इस नंबर पर तब फिर आप इस पर कॉल कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बिजी रहते हैं, कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।